हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ग्रो विथ स्नेहम में। आज हम लोग पार्ट 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे मेशियर 31 M31 या NGC 224 के रूप में भी जाना जाता है, और मूल रूप से एंड्रोमेडा नेबुला एक वर्जित सर्पिल आकाशगंगा है और मंदाकिनी मीन्स मिल्की वे से निकटतम प्रमुख आकाशगंगा है। यह पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो यह पृथ्वी से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो ये लगता है 25 करोड़ वर्ष। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में गैस और धूल भी पाए जाते हैं। एक आकाशगंगा का विस्तार 1 लाख प्रकाश वर्ष होता है। इसकी मोटाई कितनी होती है? तो इसकी मोटाई होती है दोस्तों 1000 प्रकाश वर्ष। तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। इनकी विशेष आकृतियों के आधार पर ही इनका नामकरण किया गया है। जैसे सप्तऋषि तारामंडल की आकृति भालू से मिलती जुलती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ग्रेट वियर। अगला क्वेश्चन है, किसी तारामंडल के अल्फा बीटा गामा आदि क्षेत्रों में से सर्वाधिक चमकीला नक्षत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक चमकीला नक्षत्र है अल्फा नक्षत्र, जिसे हम अल्फा स्टार भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो ये है सप्तऋषि की। अब तक पहचाने गए कुल 89 तारामंडलों में से कौन सा तारामंडल सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर है हाइड्रा। तारों से निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है। इसका निर्माण आकाशगंगा में गैस के बादलों से होता है। अंतरिक्ष में दो तारे युग्मों में पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? युग्म तारा कहा जाता है। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले वे खगोलीय पिंड जो सबसे अधिक चमकीले तथा हमसे सबसे अधिक दूरी लाखों या अरबों प्रकाश वर्ष दूर पर स्थित हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये क्वासर कहलाते हैं। 1960 के दशक में प्रारंभिक दौर में क्वासरों को रेडियो तरंगों के सबसे शक्तिशाली स्रोत पाया गया, इसलिए उस समय इनको क्या कहा जाता था? रेडियो स्टार कहा जाता था। क्वासर अंग्रेजी भाषा के किन 4 शब्दों का संक्षिप्त रूप है? तो ये है क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स, आभासी तारे के रेडियो सोर्स का। कई खगोल वैज्ञानिकों ने क्वासर को QSO भी कहा है। QSO का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है क्वासी स्टेलर ऑब्जेक्ट्स, मतलब हिंदी होता है आभासीय तारकीय पिंड। अगला क्वेश्चन है कि क्वासर की खोज सन 1960 में टी मैथ्यू तथा ए सैंडेज नामक वैज्ञानिक द्वारा कन्या तारामंडल में की गई थी। इन खगोलविदों ने इस क्वासर का क्या नाम रखा गया? तो इसका नाम रखा था 3C273। किस खगोलविद ने 1963 में 3C273 की उत्सर्जन रेखाओं के पैटर्न की पहचान की और बताया कि इस चमकीले क्वासर से आ रही उत्सर्जन रेखाएं हाइड्रोजन परमाणुओं से आ रही प्रतीत होती हैं, जिसका रेड शिफ्ट 0.158 होता है। तो इसका आंसर है मार्टिन स्मिथ। पृथ्वी से सबसे दूर के क्वासर का नाम उलास J1120+0641 है। यह हमसे कितनी दूर स्थित है? तो यह हमसे लगभग 29 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। निकटतम ज्ञात क्वासर जो हमसे 730 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, किस नाम से जाना जाता है? तो ये IC 2497 के नाम से जाना जाता है। इसमें हम लोग यहाँ देख लेते हैं, दिया है हम लोगों का एक छोटा सा पॉइंट है, किसे कहते हैं? पल्सर। न्यूट्रॉन तारे मृत तारों का अत्यंत सघन रूप होता है, जो कि सिर्फ न्यूट्रॉन से बने होते हैं। न्यूट्रॉन तारों का एक उपवर्ग पल्सर भी है। इन्हें पल्सर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण की पल्स उत्सर्जित करते रहते हैं। पल्सर अंतरिक्ष में अत्यधिक ऊर्जा वाली तरंगें उत्सर्जित करता है, जो कि उसकी चुंबकीय अक्ष के पास सघन होती है। यह चुंबकीय बल पृथ्वी के चुंबकीय बल से 10 खरब गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ये तरंगें सामान्यतः किसी साथी तारे से प्राप्त किए पदार्थ की होती है, जिसमें कणों की गति को प्रकाश की गति से 20% तक त्वरित कर दिया गया है। पल्सर काफ़ी तेज घूर्णन करते हैं। सबसे तेज पल्सर 1 सेकंड में 642 घूर्णन करता है और सबसे धीमा 4.308 सेकंड में 1। यह तेजी कोणिक गति के संरक्षण
के नियम के अंतर्गत होती है। इस नियम के अनुसार यदि कोई पिंड एक गति से घूर्णन कर रहा है और उस पिंड का आकार कम हो जाता है लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, तब उसकी घूर्णन गति बढ़ जाती है। घूर्णन रुकने के बाद की स्थिति में पल्सर एक साधारण न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। अगला एक छोटा सा और टॉपिक है ब्लैक होल संबंधी स्टीफन हॉकिंग की खोज। तो स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। जब आप ब्लैक होल के अंदर पहुंचते हैं, केंद्र तक वह असीम घुमावदार होता है। वहां आकर समय और स्पेस दोनों अपना अर्थ खो देते हैं और भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड आ जाएगा या फिर आप सब कुछ भूलकर नई दुनिया में पहुंच जाएंगे, यह अब तक रहस्य ही है। ब्लैक होल में गिरने पर आप प्रकृति के रहस्यों को खोजते हुए बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। यह फ्री फॉल जैसा होगा, जिसे आइंस्टीन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा था। चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्यों कहा जाता है ब्लैक होल। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा माना जाता है कि क्वार्सर एक विशाल आकाशगंगा के मध्य भाग में पाया जाने वाला एक कॉम्पैक्ट क्षेत्र है और यह केंद्रीय क्षेत्र वास्तव में सुपरमैसिव ब्लैक होल के आसपास है जो आकाशगंगा के बहुत केंद्र में बैठता है। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल में द्रव्यमान कितने के बराबर होता है? तो ये बराबर होता है लगभग 1 अरब सौर द्रव्यमान के समान, अर्थात लगभग 100 करोड़ तारों जितना भारी। प्रबल रेडियो क्वार्सर के 7 शक्तिशाली जेट होते हैं जो कि रेडियो तरंग वाले विकिरण का शक्तिशाली सोर्स होते हैं। इस प्रकार के क्वार्सर कितने पाए जाते हैं? तो ये मात्र 10% पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में लगभग 90% शांत रेडियो क्वार्सरों होते हैं जिनमें उत्पन्न रेडियो उत्सर्जन अपेक्षाकृत कमजोर होता है। क्या इस तरह के क्वार्सरों में रेडियो उत्सर्जन करने वाले जेट होते हैं? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। क्वार्सर अपने केंद्रीय क्षेत्रों से जेट भी उत्सर्जित करते हैं जो मेजबान आकाशगंगा की तुलना में अधिक बड़े हो सकते हैं। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है क्वार्सर जेट। अंतरिक्ष माध्यम के साथ क्वार्सर जेटों की टक्कर से बड़े पैमाने पर हॉट स्पॉट का जन्म होता है। इन हॉट स्पॉट को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डबल रेडियो सोर्स एक्टिव कैलेक्टिक न्यूक्लियस। एक ड्रैगन एक छोर से दूसरे छोर तक 1.5 मिलियन प्रकाश वर्ष या उससे अधिक की दूरी तक विस्तार कर सकता है। उस न्यूट्रॉन तारे को क्या कहा जाता है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की पल्स उत्सर्जित करते रहते हैं? तो उसे कहा जाता है, उस न्यूट्रॉन तारे को हम लोग पल्सर कहते हैं। पहली पल्सर की खोज 1967 में किनके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जॉली बेल व एंटनी हेविश के द्वारा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्माइनल ओर्गी है। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा है दोस्तों साइरस। सन 1916 में पहली बार सापेक्षता के अपने सामान्य सिद्धांत के साथ ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी किसने की थी? तो ये की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ब्लैक होल शब्द सर्वप्रथम 1967 में किस अमेरिकी खगोलशास्त्री द्वारा गढ़ा गया था? तो ये जॉन व्हीलर के द्वारा ब्लैक होल शब्द सर्वप्रथम 1967 में कहा गया था और जॉन व्हीलर जो कि अमेरिकी खगोलशास्त्री थे। दशकों के ब्लैक होल को केवल सैद्धांतिक वस्तुओं के रूप में जाना जाता है। किस वर्ष में खोजे गए पहले भौतिक ब्लैक होल को देखा गया था? तो ये वर्ष 1971 ईस्वी में देखा गया था। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार ब्लैक होल में गिरने पर आप प्रकृति के रहस्यों को खोजते हुए बिना किसी झटके के उसमें गिरते चले जाएंगे जो एक फ्री फॉल जैसा होगा। इसे आइंस्टीन ने क्या कहा था? तो इसे आइंस्टीन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा था। अगला टॉपिक है हम लोगों का ब्रह्मांड अन्वेषण और टेलीस्कोप। टेलीस्कोप ग्रीक शब्द टेली जिसका अर्थ होता है दूर और स्कोप मतलब होता है दर्शी से मिलकर बना है। दूरदर्शी दूरबीन यानी टेलीस्कोप का आविष्कार सन 1608 ईस्वी में किसने किया था? तो ये किया था हैंस लिफर्से हॉलैंड ने। हैंस लिफर्से द्वारा खोजे गए टेलीस्कोप में कुछ परिवर्तन कर 1609 ईस्वी में खगोलीय घटनाओं को पहली बार देखने में उसका सही इस्तेमाल किसने किया था? तो ये किया था गैलीली इटली ने। गैलीलियो की दूरबीन किस प्रकार की दूरबीन थी जिसमें लेंसों का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह एक अपवर्तक दूरबीन थी।
इस टेलीस्कोप की मदद से गैलीलियो ने चंद्रमा पर स्थित क्रेटर, बृहस्पति ग्रह के 4 उपग्रहों और सौर धब्बों के बारे में पता लगाया था। सन 1610 में उन्होंने अपनी महान खोजों के आधार पर अपनी किस पुस्तक की रचना की थी? तो उन्होंने रचना की थी तारों का संदेशवाहक पुस्तक की। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये है कि हब्बल अंतरिक्ष दूरदर्शी एक खगोलीय दूरदर्शी है जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थित है। इसे 25 अप्रैल 1990 को किस अमेरिकी अंतरिक्ष यान की मदद से इसकी कक्षा में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था डिस्कवरी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से तैयार किए गए हब्बल टेलीस्कोप का नाम किस अमेरिकी खगोल विज्ञानी के नाम पे रखा गया था? तो ये एडविन पॉवेल हबल के नाम पे रखा गया है। हबल के सहारे खगोलविदों ने 1000 प्रकाश वर्ष दूर ऊर्जाहीन अवस्था की ओर बढ़ते प्राचीनतम माने जाने वाले तारों के एक समूह को खोज निकाला है। इन तारों के बुझते जाने की रफ्तार के आधार पर ब्रह्मांड की उम्र कितनी आंकी गई है? तो ये आंकी गई है 13 से 14 अरब वर्ष के बीच। शोधकर्ताओं ने हबल स्कोप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड के पड़ोस में एक बौनी आकाशगंगा का पता लगाया है जो छोटी होने के साथ ही धुंधली भी है। इस बौनी आकाशगंगा को क्या नाम दिया गया है? तो इस बौनी आकाशगंगा को नाम दिया गया है बेडिन 1। नासा ने हबल टेलीस्कोप की मदद से ग्रहों जैसे दिखने वाले गैसीय पिंड नेबुला एनजीसी 6326 की खोज की है जो रंग बिरंगे चमकीले पिंड की तरह दिखता है। इसी कारण इसे कौन सा दूसरा नाम भी दिया गया है? तो ये है हॉलिडे ऑर्नामेंट इन स्पेस। नासा के किस टेलीस्कोप को 25 अगस्त 2003 को सौर कक्षा में स्थापित किया गया था जिसने सितंबर 2018 में अंतरिक्ष में 15 साल पूरे किए? तो इसका नाम है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। स्पिट्जर ने ब्रह्मांड में सबसे पुरानी आकाशगंगाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के अलावा शनि के चारों ओर एक नए वलय का भी खुलासा किया है। इसके अलावा इसने सौरमंडल से परे अन्य ग्रहों की खोज में सहायता की जिसमें पृथ्वी के आकार वाले 7 ग्रह भी शामिल हैं। ये ग्रह किसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं? तो ये परिक्रमा कर रहे हैं ट्रैपिस्ट 1 का। स्पिट्जर ने 2010 में अंतरिक्ष में ठोस रूप में बकीबाल्स की पहली बार खोज की। यह अंतरिक्ष में कितने कार्बन परमाणुओं से बनी त्रिआयामी गोलाकार संरचनाएं होती है? तो ये होती है 60 कार्बन परमाणुओं से। 16 से अधिक वर्षों तक अंतरिक्ष की खोज में अहम भूमिका निभाने वाले अंतरिक्ष वेधशाला स्पिट्जर को नासा द्वारा कब बंद कर दिया गया? तो ये बंद कर दिया गया 31 जनवरी 2020 को। नासा द्वारा आकाशीय गामा किरणों के सोर्स की पहचान करने के लिए डिजाइन की गई कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से कब प्रक्षेपित किया गया? तो ये प्रक्षेपित किया गया 5 अप्रैल 1991 ईस्वी से। कॉम्पटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो ये किया गया था आर्थर हॉली कॉम्पटन के नाम पे। चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी एक अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है जिसको 23 जुलाई 1999 को नासा ने ब्लैक होल, सुपरनोवा और उच्च ऊर्जा के अन्य सोर्सों का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया था। पहले इसको किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था एडवांस एक्स-रे एस्ट्रोफिजिक्स फैसिलिटी के नाम से। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक खगोलशास्त्री के नाम पे रखा गया था? तो ये रखा गया है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे। बिग बैंग के पश्चात बनने वाले प्रथम तारों और आकाशगंगाओं की खोज करने तथा तारों के चारों ओर के ग्रहों के परिवेश का अध्ययन करने के उद्देश्य से किस टेलीस्कोप का निर्माण किया गया जिसको वर्ष 2021 में स्थापित किया जाएगा? तो उस टेलीस्कोप का नाम है दोस्तों जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जिसे वेब या एनजीएसटी भी कहा जाता है विश्व की सर्वाधिक उन्नत अंतरिक्ष वेधशाला तथा अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी टेलीस्कोप होगी। इसका नामकरण नासा के किस वैज्ञानिकों के नाम पे किया गया है? तो ये किया गया है जेम्स वेब के। ZWST को पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाएगा। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लैग्रेंज बिंदु 2 या लैग्रेंज पॉइंट 2 भी कहा जाता है।
नासा ने 300 मेगापिक्सल वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट वाले किस टेलीस्कोप का विकास किया है जो हबल टेलीस्कोप से 100 गुना बड़ा और स्पष्ट तस्वीरें उतार सकने में सक्षम है? तो इसका नाम है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। डब्ल्यू फर्स्ट को पहले वर्ष 2020 के मध्य तक लॉन्च किया जाने वाला था, लेकिन अब इसको कब प्रक्षेपित किया जाएगा? तो इसको प्रक्षेपित किया जाएगा वर्ष 2025 में। कौन सा टेलीस्कोप अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, मैक्सिको जैसे देशों के सहयोग से वर्ष 2015 से बनाया जा रहा है, जो एक बहुत ही शक्तिशाली स्पेक्ट्रोग्राफ है जिसको वर्ष 2020 के अंत में स्थापित किया जाएगा और यह स्पेक्ट्रम की तरंगों का अध्ययन करेगा, जिससे खगोलविदों को ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाने में आसानी होगी। तो इसका नाम है डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। अगला क्वेश्चन है, चिली के अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे के पुराने आंकड़ों की मदद से खगोलविदों ने किस आकाशगंगा को खोजा है जो पृथ्वी से 12.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर है? तो इसका नेम है SPT SJ0418-4751-9 या SPT 0418-47। किस टेलीस्कोप द्वारा वर्ष 2019 में आकाशगंगा में CR87, जिसे M87 भी कहा जाता है, के केंद्र में ब्लैक होल की पहली तस्वीर देखी गई और उसे जारी किया गया? तो ये है इवेंट होरिजन टेलीस्कोप। अगला है, सौरमंडल के सबसे करीबी तारे अल्फा सेंचुरी पर अत्यंत हल्के नैनोक्राफ्ट भेजने की तैयारी की जा रही है। इस प्रोजेक्ट का क्या नाम रखा गया है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है स्टार शॉट। किस ऑब्जर्वेटरी की सहायता से सितंबर 2015 में पहली बार गुरुत्वाकर्षणीय तरंग को खोजा गया, जिसकी सार्वजनिक घोषणा 2016 की शुरुआत में की गई? तो इसका नाम है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिगो भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिविंगस्टोन लुइसियाना एवं हॉर्नफोर्ड वाशिंगटन अमेरिका में स्थित लिगो डिटेक्टरों को दुनिया के सबसे परिष्कृत डिटेक्टर माना जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी 23 अगस्त 2002 को। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव और ऑब्जर्वेटरी के अन्वेषण पर भारत में भी खगोल विज्ञानियों का एक समूह अनुसंधान कर रहा है, जिसका उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों की जानकारी प्राप्त करना है। इसके लिए 2009 में भारत में कौन सी संस्था का गठन किया गया? तो इसका नाम है संस्था का इंडिगो, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इनिशिएटिव इन ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशन। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लीगो में भारत के अतिरिक्त यूके, जर्मनी तथा ऑस्ट्रेलिया की भी भागीदारी है। भारत में इंडिगो की तरह इटली में वीगो और जापान में कागरा कार्य कर रहे हैं। इंडिगो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है एशिया प्रशांत क्षेत्र में लीगो इंडिया प्रोजेक्ट के नाम से। भारत में लीगो की स्थापना के लिए 17 फरवरी 2016 को केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। भारत में ही लीगो का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है हिंगोली, महाराष्ट्र में। लीगो वेधशाला के निर्माण और उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज के लिए किसको वर्ष 2017 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है किप थॉर्न। किस खगोल वैज्ञानिकों ने अपने प्रसिद्ध शोध पत्र तारों की आंतरिक संरचना में अनुमान लगाया कि तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है और तारकीय विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये इसका आंसर है आर्थर एडिंगटन ने। मेघनाथ साहा पहले खगोल भौतिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने तारों के वर्णक्रम का संबंध उसके तापमान से जोड़ा था। उन्होंने 1920 में किस समीकरण की व्युत्पत्ति दी जिसका प्रयोग तारों के वातावरण के अध्ययन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है शाह का आयोनाइजेशन समीकरण। सौर किरणों के भार और दबाव को मापने के लिए एक उपकरण का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था मेघनाथ साहा ने, जो भारत से बिलोंग करते हैं। शाह के आयोनाइजेशन समीकरण या सिद्धांत यह दर्शाता है कि किसी तारे के वातावरण में इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा प्राप्त करना और परमाणुओं का आयोनाइजेशन वास्तविकता में तारों की संरचना के अतिरिक्त तापमान और दबाव पर भी निर्भर करता है। इस समीकरण ने खगोल भौतिकी की एक नई शाखा की नींव रखी, जिसे क्या कहा जाता है? जिसको स्टेलर
स्पेक्ट्रोस्कोपी या तारकीय स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। किस अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक ने सबसे पहले मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र में आती रेडियो तरंगों की खोज की थी तथा रेडियो खगोल शास्त्र की नींव रखी थी? तो इसका आंसर है कार्ल जांस्की ने। कार्ल जांस्की के सम्मान में रेडियो सोर्स की शक्ति की इकाई का नाम रखा गया है। इसके अलावा किस उपग्रह पर एक क्रेटर का नाम जांस्की रखा गया है? तो इसका आंसर है चंद्रमा। स्टीफन हॉकिंग 8 जनवरी 1942 से 15 मार्च 2018 बीसवीं सदी के सुप्रसिद्ध खगोल भौतिकी वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने ब्रह्मांड की व्याख्या के लिए सामान्य सापेक्षतावाद के सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी को मिलाकर अध्ययन किया। उनके इस सिद्धांत को क्या नाम दिया था? इनके नाम दिया गया था, तो उनके इस सिद्धांत को ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्टीफन हॉकिंग ने रोजर पेनरोज के साथ मिलकर किस प्रमेय का प्रतिपादन किया जो यह बताता है कि समय की उत्पत्ति अनंत घनत्व और दिक्कॉल की अनंत वक्रता वाले बिंदु पर रही होगी? तो इसका आंसर है गुरुत्वीय सिंगुलैरिटी प्रमेय। अगला क्वेश्चन है, हॉकिंग के सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक ब्लैक होल एंट्रोपी सूत्र है जिसके अनुसार किसी ब्लैक होल की एंट्रोपी उसके घटना क्षितिज के क्षेत्रफल के अनुपात में होती है। इस सूत्र को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है बेंकेस्टाइन हॉकिंग सूत्र के नाम से। हॉकिंग एमियोट्रॉपिकल लैटरल स्क्लेरोसिस नामक मोटर न्यूरॉन रोग से ग्रसित थे। उनकी मृत्यु 15 मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में हुई थी। उनकी कब्र पर किस सूत्र को उकेरा गया है? तो उनकी कब्र पे उकेरा गया है ब्लैक होल एंट्रोपी के सूत्र को। तो ये रहा हम लोगों के आज का क्लास। पार्ट 2 यहाँ ख़त्म हो जाता है। कल से हम लोग पार्ट 3 को शुरू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आगे जुड़े रहने के लिए पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।